जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग 10th क्लास मैथ का वन शॉट सब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। यदि कोई डाउट हो, यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और यदि कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, देखिए सिद्ध करने वाला का है ना कि हर साल पूछा जाता है। अब अंक क्या रहता है, वो कौन तरीका से देगा, वो सब उसके मतलब वही खुद डिसाइड करते हैं, बिहार बोर्ड वाले अध्यक्ष, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि केवल स्टेप को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, हम लोग तो जानते हैं कि इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलता है, ना ही P/Q के रूप में है, तो ये ऐसे ही हो गया अपरिमेय। लेकिन सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कि आपको कह दे कि आप गांव में रहते हैं, अगर मान लेने के लिए कोई कह दे कि आप सिद्ध कीजिए कि आप शहर में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। और मान लीजिए गांव के कोई शहर सिद्ध करने के लिए कह दे, वो तो पहले ही से गांव है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो मानने के लिए रहता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या माने कि माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि देख लीजिए, यह मार्कर है। यदि कोई कहे कि इसको सिद्ध कीजिए कि मार्कर है, तो हम लोगों के बरियारी मतलब कि अपने मन से मानना होगा कि यह कलम है। क्या है? कलम है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि परिमेय माने, परिमेय माने। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 क्या है? परिमेय संख्या। तो इसलिए √3 बराबर P/Q, मतलब कि परिमेय संख्या जब मान लिए तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है ना, तो P/Q के रूप में हम लोग लिख लिए। कोई दिक्कत? कोष्ठ में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ Q बराबर नॉट 0, मतलब कि Q के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए, केवल Q के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए। परिमेय संख्या को माने P/Q के रूप में। अब क्या होता है ना कि इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग मतलब कि स्क्वायर करते हैं, इंग्लिश में ज्यादा पता रहता है। चलिए देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या किए? वर्ग कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए P/Q के वर्ग यानी स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं रहता है कि कट गया, केवल खत्म कर दीजिए। अब बराबर देखिए, दोनों पर है ना, स्क्वायर दोनों पर है, तो एक बार P पर और एक बार Q पे आ जाएगा स्क्वायर, एक बार P पे और एक बार Q पे आ जाएगा।
तो पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, पी स्क्वायर ऊपर छोड़ दिए, क्या क्यू स्क्वायर को हम लोग क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं? क्यू गुने क्यू, क्यू गुने क्यू, क्यू स्क्वायर। अब बताइए दोनों क्यू यहाँ पे भागा में है, नीचे है ना भागा में, अब इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो एगो क्यू के इस तरफ भेज देंगे, तो 3q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बटे क्यू। अब बताइए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 3q है, 3q यह पूर्णांक के रूप में है, किसके रूप में? पूर्णांक के रूप में, और यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू यह भिन्न के रूप में है। तो हम देखिए क्या होता है ना कि p बटे क्यू यानी कि भिन्न पूर्णांक से कभी बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं होता, भिन्न संभव नहीं होता, चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। इसलिए बताइए, इसलिए √3 क्या होगा? √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, 32 और 90 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से HCF ज्ञात करें। ऐसा सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इतना और इतना कुछ भी दे सकता है, इतना और इतना को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से HCF ज्ञात करने के लिए रहता है, ठीक है। तो ऐसा सवाल यूक्लिड विभाजन से ही बनाने पर नंबर मिलता है, लेकिन क्या होता है कि मौसा तो भागा टाइप से भी बनता है, लेकिन क्या है ना कि वो रफ पे बनता है, रफ पेजा यानी कि उसको बगल में बनाया जाता है, या फिर बगल में बनाइए या फिर रफ पेजा पे बनाइए, लेकिन दिखाया जाता है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि है ना, उसी को दिखाने के लिए रहता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है, इसको क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य, इसको क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको भागफल, और इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और इसको तो जानबे करते हैं सब लोग कि जो नीचे बचता है तो शेष बचता है, तो इसको शेषफल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए यहीं पे हम लोग एक बात समझेंगे। मान लीजिए हम इसको A रखे, इसको B रखे, इसको A रखे, इसको B रखे और इसको Q रखे, ये क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं कि जो भाज्य होता है सबसे बड़ा होता है। यदि भाज्य में भाजक को और भागफल को गुना करे और शेषफल को जोड़े तब भाज्य के बराबर आता है। भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? भाज्य आएगा। मान लीजिए कि हम एक बात दे रहे हैं, मान लीजिए 9, इसको लगाते हैं 2 से, 2 चौके 8, बच गया कितना? 1। अब बताइए, ये तो A हो गया और ये B हो गया और ये क्या हो गया? Q, और ये R हो गया। तो बताइए इसके बराबर हम लोगों को लाना है, तो A बराबर, हम कहे थे कि इनको गुना किया जाता है। 2 और 9 को क्या करेंगे? गुना, और जोड़ देंगे इसको, सॉरी 2 और 4 को क्या करेंगे? गुना करेंगे और जोड़ देंगे किसको? 1 को। कोई दिक्कत? मिस्टेक हो गया था। चलिए देखिए, तो A बराबर कितना आएगा? 9 अपने आप आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 + 1, 8 + 1 कितना?
ए बराबर 9। क्या 9 आ गया? तो इसी को कहते हैं मतलब कि विभाज्य होता है जो भाजक और भागफल को गुना करने पर और शेषफल को जोड़ने पर भाज्य के बराबर आता है। कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। चलिए इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग अभी अभी देख चुके हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करेंगे भाग विधि से। मसा भाग विधि से सब लोगों को आता है। इस विधि से थोड़ा कठिनाई होता है, इसीलिए हम लोग भाग विधि से करेंगे और इधर अपने आप जाके समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अच्छा 32 और 90 में बड़ा कौन है? 90। तो ब से 12 और ब से बीच में, ब से 12 और ब से बीच में छोटा बच गया तो इसको इस साइड लिख देते हैं, यानी कि भाजक के रूप में। ठीक है, भाज्य बराबर 90, भाजक बराबर 32। बताइए कितना से 32 को लगाए कि 90 से कम आए या फिर 90 से पूरा पूरा कट जाए? तो कटेगा तो नहीं। 3 बार में 96 आ जाएगा, तो 2 बार में लगाएंगे 32 दूनी 64। बताइए इसको पैंचा दे देंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कोई दिक्कत? अब बताइए 8 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 26 बच गया। अब इसको हम लोग छेक देते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। चलिए 32 को यहाँ लाते हैं। 32 26 से कम 26। बताइए 12 में से 6 गया तो 6 और ये सिक्का हो गया खत्म। अब 26 यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। देखिए यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? तो 26 यहाँ आ गया। 6 चौके 24। 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 खत्म। फिर यहाँ वाला यहाँ 6, 2 तिहाई 6 कट गया। हम लोग जानते हैं कि यदि इस विधि से बनाते हैं तो HCF यहाँ वाला रहता है। HCF बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इस विधि से HCF बराबर 2 आ गया, तो इस विधि से भी HCF बराबर कितना आएगा? तो आएगा। इसी के सहायता से हम लोग बनाएंगे। समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया इस विधि को, तो इस विधि को रफ पे उपयोग करके इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए ए बराबर, ए का मान कितना है? 90। 90 बराबर, अच्छा बी इसको कहते हैं ना, तभी 32 गुने क्यू बराबर कितना? 2 और प्लस आर बराबर नीचे कितना है? 26। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ वाला यहाँ आता है, तो 32 बराबर, देखिए 32 बराबर 26 गुने 1, 26 गुने 1 और प्लस 6, 26 गुने 1 प्लस 6। कोई दिक्कत? फिर यहाँ वाला यहाँ आता है 26 बराबर, देखिए यहाँ 26 बीच में है, तो 26 कितना बराबर है? तो 6 गुने 4 प्लस 2 के बराबर, तो 26 है 6 गुने 4 प्लस 2 के बराबर। अब 6 को यहाँ लाते हैं, 6 को ला दिए तो 6 कितना के बराबर है? तो देखिए 6 2 गुने 3 अब खत्म, मतलब 0, तो 2 गुने 3 कुछ नहीं तो कितना? 0। अब देखिए एक बात ध्यान से, यदि यहाँ 0 आ जाए, r के मान 0 आ जाए, r के मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। यदि r के मान 0 आ जाए तो सबसे पहला बराबर के इस साइड सबसे पहला HCF होता है, तो इसीलिए HCF बराबर कितना आ गया? HCF बराबर कितना आ गया? बताइए आप लोग, HCF बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा आंसर। का इसमें 2 आया था, इसमें भी 2 आ गया। ये मत सोचिएगा कि यह विधि बनेगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि को रफ पे कीजिए या सामने भी कीजिएगा ना, तो जो टीचर चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि इस विधि से इसका प्रयोग करके बनाया गया है, 2 नंबर मिल जाता है, गलती नहीं होता है। यदि लगता है कि विधि हमारा खराब लग रहा है
तो उसको रफ पे कर दीजिएगा और इसको वहाँ आंसर कॉपी पे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरा सवाल चलते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर यदि कोई कहे तो घटाव करिएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए अंतर 30 है और उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का है 2 गुना है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो दोनों संख्याएं क्या होगा, कह रहा है कि पहली संख्या जब दूसरी संख्या के 2 गुना है तो दोनों संख्या क्या होगा जब दोनों का अंतर 30 है। तो अब बताइए, यदि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, कह रहा है कि 2 लड़का में बंटना है, 2 बच्चे में बंटना है, कह रहा है कि ये वो के हाँ मतलब थोड़ा मिलना चाहिए हिस्सा और एगो के दुगना मिलना चाहिए। तो कौन ऐसा हिस्सा में बांटिएगा 10 रुपया के कि उसको मिले आधा और इसको मिले 2 गुना। समझ में आया। चलिए इसको हम लोग मानते हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। बताइए पहली संख्या इसमें दिया है, नहीं दिया है, दूसरी संख्या भी दिया है, नहीं दिया है, इसीलिए दोनों को हम लोग मानते हैं पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। कोई दिक्कत। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में, यदि दो संख्याओं का अंतर यानी घटाव कितना है, 30 है, तो बताइए एक को माने है x, एक के माने है y, x माइनस y बराबर कितना, 30। समीकरण इसको 1 मानते हैं, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुना है। तो बताइए पहली संख्या बराबर, इसको बराबर करने के लिए रहता है। तो बताइए कह रहा है कि पहली संख्या दूसरा के 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है, पहला ही से 2 गुना है, तब दोनों के बराबर करने के लिए इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, 2 गुना। तो इसको समीकरण 2 मानते हैं। बताइए समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। तो इसमें क्या है, देखिए x बराबर 2y, तो x का मान आ गया ना। तो हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 30, x माइनस वाई बराबर 30 समीकरण 1 है। देखिए x का मान कितना है, 2y, तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2y रखेंगे, माइनस y बराबर कितना, 30। बताइए 2y में से 1 y जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा। कोई दिक्कत। अब बताइए y बराबर कितना आ गया, 30। समझ में आया। तो y बराबर 30 आ गया, तो y के मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में, y का मान कितना आया है, 30, समीकरण 2 कितना है, तो x बराबर समीकरण 2 है 2y। कोई दिक्कत। y का मान कितना है, 30, तो x बराबर 2 गुने 30। ठीक है, तो x बराबर 30 दूनी 60 आ गया, x के मान 60। यहाँ पे देखिए x के मान 60 आ गया और y के मान 30 आ गया। तो बताइए पहली संख्या हम लोग माने थे क्या, x, और दूसरी संख्या y,
तो का सही में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना आ गया। देखिए x बराबर 60 आ गया, x बराबर कितना आ गया 60 और y बराबर कितना 30 आ गया। अब देखिए ध्यान से, क्या सही में x y से 2 गुना है? बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। यदि इस प्रकार से सवाल पूछ देवे, इसे तो VVI है, लेकिन इस प्रकार से सवाल पूछ देवे तो सही सही बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है, चौथा भी 2 नंबर में VVI है। चलिए देखिए, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, जिसमें AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसी का मान ज्ञात करें। कर सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पारेंगे एक, त्रिभुज एक पारेंगे, ठीक है। त्रिभुज पार लिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो ABC। कह रहा है कि DE समांतर है, एक समांतर रेखा पारेंगे DE। कोई दिक्कत? समांतर रेखा क्या हो गया, DE हो गया। अब इसका मान रखेंगे। कह रहा है कि AD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 cm। कह रहा है कि BD बराबर 6 cm, तो BD बराबर 6 cm। फिर क्या कह रहा है कि AE बराबर कितना है 2 cm, मतलब 2 सेंटीमीटर, तो EC मतलब EC का मान ज्ञात करना है। इसी का मान क्या होगा, ठीक है, इसी का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC होता है। तो हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, आधार समानुपातिक प्रयोग के अनुसार। क्या लिखेंगे, आधार समानुपाती प्रमेय से, आधार समानुपाती प्रमेय से। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आधार समानुपाती प्रमेय के अनुसार होता है, यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग सबका मान रखेंगे। सबका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। सबका मान रख दें। चलिए देखिए, क्या AB का मान, चलिए AD का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 बट्टे BD के मान कितना है 6 बराबर AE के मान कितना है 2 बट्टे EC के मान नहीं दिया तो इसी के इसी ही लिखेंगे। क्या होता है कि बराबर, यदि ऐसे बराबर आ जाए तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। इसी में 3 से तो 3 EC बराबर 6 में 2 से 6 दूनी 12। बताइए 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो EC बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्टे 3, कटेगा 4 3 आई 12, 3 कम 3, तो EC बराबर कितना गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो हम लोग EC बराबर कितना रख देंगे 4 सेंटीमीटर। क्या यह बात समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल भी VVI है। कह रहा है यदि बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से बिंदु Q की दूरी 13 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। अब एक बात आप बता सकते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त पर ही न खींचा जाता है, किस पर, वृत्त पर। तो हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ केंद्र, वृत्त के सबसे बीच में क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। तो केंद्र के कुछ मान लेते हैं, O मान लेंगे। क्या मान लेंगे, O। और यहाँ से स्पर्श रेखा पे लंब होता है। क्या होता है, लंब। अब देखिए एक बात, यदि यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लंब हो गया, तो बताइए लंब आधार पर ही न रहता है, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु बाह्य बिंदु Q है, तो इसको Q मान लेंगे और इसको
P मान लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका मान बैठाएंगे। कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि O से, केंद्र से बिंदु Q की दूरी कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे? 13 सेंटीमीटर कर लेंगे। क्या यह बात समझ में आया? चलिए देखिए आगे। अब यह त्रिज्या होता है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त में त्रिज्या लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। तो ये त्रिज्या है, R है। तो R का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलिए, क्या है कि लंब है। लंब मतलब ये त्रिज्या लंब होता है। हम लोग जानते हैं कि लंब है। ये लंब आधार पर न होता है। लंब क्या कर्ण पर लंब कभी हो सकता है? नहीं। तो ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? चलिए, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों को निकालना है लंब। चलिए देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोनों के क्या होता है? स्क्वायर होता है। और इधर से इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। बताइए, कर्ण कितना है? OQ। तो OQ के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या लंब दिया है? नहीं दिया है। तो OP के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? PQ के स्क्वायर। बताइए, OQ कितना दिया है? OQ 13 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 के स्क्वायर बराबर OP कितना? नहीं दिया है। तो OP के स्क्वायर प्लस PQ कितना है? PQ 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 के स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 13 के स्क्वायर यानी कि 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। और OP नहीं दिया है तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे। आप प्लस 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144। यदि आपको स्क्वायर नहीं पता होगा तो 13 दो बार गुना कर लीजिएगा। 13 गुने 13, 12 दो बार, 12 गुने 12, 169 और 144 आ जाएगा। देखिए, इधर ही प्लस में उस तरफ भेजेंगे माइनस में। कौन सी में? माइनस में। ठीक है। देखिए, इसको इस तरफ लेके आएंगे। इधर ही प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 169 माइनस 144 बराबर कुछ नहीं तो OP स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसका मान निकालना है। बताइए, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए, बराबर नहीं छोड़िएगा, लिखते जाइएगा। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना? 25 बराबर कुछ नहीं तो OP स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि OP बराबर √25। देखिए, क्या है कि इधर भी 25 है, इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में। तो इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? डरना नहीं है कि क्यों लिख दिए। चलिए, 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 आता है। देखिए, यदि हम लोग 25 का वर्गमूल निकाले तो क्या 5 से यह कट जाएगा? 5 25, क्या कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ वाला लिखा था 5, तो OP बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिज्या आ गया? समझ में आया बात? तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, छठा सवाल भी ठीक ठाक है। देखिए, बिंदु 2,3 और 3,5 किसी रेखाखंड को 2:4 में विभाजित करती है, तो निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें। कोई दिक्कत? कह रहा है कि 2 बिंदु है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार मान लीजिए कि एक रेखा है।
और 2 बिंदु है इस पर, मतलब कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु, तो 2 को हो गया रेखा 2 भाग में बट गया ना, 2 भागों में बट गया। अब कह रहा है कि यह कितना होगा और यह कितना होगा, तो यह भी दिया है कि एगो 2 है और एगो 4 है, तो दोनों का निर्देशांक क्या होगा। क्या यह बात समझ में आया? समझ में आया? तो देखिए क्या कर रहा है, विभाजित करने के लिए, क्या करने के लिए, विभाजित करने के लिए, तो इसके लिए विभाजन सूत्र पे जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 इंटू m1 इंटू m2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम सूत्र लिखते हैं, हो सकता है कि बोले में मिस्टेक हो गया हो। तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बराबर, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? चलिए कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? चलिए यही सूत्र है विभाजन सूत्र। हो सकता है कि बोलने में मिस्टेक हो गया हो, लेकिन है यही, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि m1 के मान दे दिया है, अनुपात वाला m1 m2 रहता है, तो m1 के मान दिया है 2 और m2 के मान कितना दिया है, 4 दिया है। कोई दिक्कत? और x1 का भी मान दे दिया है। चलिए सब लोग सबको उतार कर हम लोग लिखेंगे, दिया है m1 बराबर कितना दिया है 2, m2 बराबर कितना, m2 बराबर 4। कोई दिक्कत? x1 बराबर, देखिए ये x1 है, क्या है, यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे यह m1 है, यह m2 है। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ x1 के मान कितना है, x1 बराबर 2, x1 बराबर 2 कॉमा y1 बराबर कितना 3। फिर देखिए y1 बराबर 3 आ गया। अब यहाँ देखिए x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना 5। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे फॉर्मूला पे रख के, ठीक है। चलिए देखिए m1 के मान कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे, 2 गुने x2 के मान कितना है x2 3 प्लस m2 कितना है, m2 4 है, गुने x1 कितना है, x1 2 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 4 कोमा। देखिए यहाँ पे कोमा के बाद m1 के मान कितना 2 गुने y2 के मान 5 प्लस m2 के मान कितना है, देख सकते हैं, देखिए खोजिए m2 के मान 4, कितना 4, यहाँ पर भी है 4 गुने यहाँ पे y1 कितना है 3 है। कोई दिक्कत? अब देखिए m1 प्लस m2 नीचे जोड़ होता है, तो m1 प्लस m2 2 प्लस 4। क्या यह बात समझ में आया? चलिए देखिए आगे, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 और 4 2 6, ठीक है। 2 पचे 10, जोड़ है तो जोड़, 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8, सॉरी 4 2 6। क्या है कि इसको हम लोग घेर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए 8 6 14 बटे 6 कौमा 10 12 22 बटे 6। क्या यह बात समझ में आया? यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, लेकिन और इसको छोटा फॉर्म दे देते हैं। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6। देखिए क्या हो गया 7 बटे 3 कॉमा 11 बटे 3, यह क्या हो गया
आंसर हो गया। यह निर्देशांक कह रहा है कि निर्देशांक बिंदु ज्ञात करे, तो निर्देशांक बिंदु क्या हो गया 7/3 कॉमा 11/7। हो सकता है कि यह पॉइंट में भी दे सकता है, लेकिन इतने पर छोड़ देना है। कोई दिक्कत ना होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया है तो कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया, नहीं आया फिर भी कीजिए। अगला सेशन में हम लोग, अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि और भी अच्छा से मेहनत करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका चतुर्थांश क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं। वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। वृत्त का चतुर्थांश बराबर होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिखेंगे। या फिर दिया है क्या दिया है, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत, आर बराबर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। वृत्त का चतुर्थांश बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4 है तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे। गुने पाई के मान कितना होता है 22/7, तो पाई के मान 22/7 लिखेंगे। गुने आर के मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है आर के मान 7 गुने 7 2 बार। 1 7 से 1 7 खत्म। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। देखिए ऊपर 11 और 7 बच गया, नीचे केवल 2 बच गया। 11 सते 77/2, 11 सते 77/2, 77/2 सेंटीमीटर आ गया ये आंसर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो इसके लिए स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यदि इसको पॉइंट में लाना है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 38.5, 38 दूनी 76, 76 1 है तो आधा हो जाएगा। तो पॉइंट में ऐसे ठीक है, आंसर आ गया। यदि पॉइंट में बदलना है तो 2 से भागा मार सकते हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यदि लगता है कि कैसे आ गया तो इसको भागा मार लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6 बच गया 1, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 1 से खत्म। देखिए पॉइंट बैठा दिए 0, 5 दूनी 10, क्या है कट गया, क्या सही में आ गया 38.5। चलिए यह सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए भी आया है। 1 नंबर में भी पूछ सकता है यानी ऑब्जेक्टिव में, और शॉर्ट यानी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल 8 नंबर कह रहा है कि यदि tan 5p बराबर cot p माइनस 30 डिग्री है, जहाँ p 5p एक न्यून कोण है, जहाँ 5p क्या है एक न्यून कोण है, तो p का मान क्या होगा। देखिए यह सवाल भी है, ठीक है, मतलब कि 2 बेरा भी नहीं कहल जा सकता है, तीसरा बेरा भी है, ठीक है। तो क्या है कि यह सवाल त्रिकोणमिति में से है, जो पूछने की संभावना अधिकतम है, इस साल पूछ सकता है शायद, ठीक है, या फिर इसी प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए P है, कोण 5P हो सकता है, यहाँ कोण 2A भी रह सकता है, 5A भी रह सकता है, P के जगह पर B, C, D, R कुछ भी रह सकता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे नहीं डरना है कि सर यहाँ P है, यहाँ A आया था, तो डरना नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे tan 5p बराबर cot p माइनस 30 डिग्री। अच्छा, tan के 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan के उल्टा cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, थीटा बराबर यहाँ पे कितना है 5p माइनस 5p बराबर cot p माइनस 30 डिग्री। क्या है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, हम लोग जानते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों
तरफ तुलना करने पर अच्छा बताइए, दोनों तरफ तुलना यानी कि दोनों तरफ देखेंगे, क्या इस तरह भी यह कोट है, क्या इस तरह भी यह कोट है, तो कोट से कोट खत्म हो जाता है, इसको काटा नहीं जाता है, काट के दिखाया नहीं जाता है, यह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 90 माइनस 5p बराबर कोट नहीं ना लिखाएगा, p माइनस 30 डिग्री। ठीक है, p वाला को एक तरफ करते हैं और कोण वाला यानी कि 90 और 30 को एक तरफ और 5p और 1p को एक साइड करेंगे। बताइए, इधर ही प्लस में इन्हें आएगा तो माइनस में, इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5p माइनस p बराबर माइनस 30 माइनस कितना 90। कोई दिक्कत? बताइए, 5p माइनस 1p माइनस 6p बराबर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 माइनस 120। बताइए, देखिए कोई क्या लगता है कि माइनस है तो घटेगा ना सर। अच्छा बताइए, यदि आपके पास 100 रुपया था और वो भुला गया और फिर आप मम्मी से जाके 50 रुपया मांगे, वह भी भुला गया, तो कितना बचेगा तो नहीं, लेकिन कितना भुला गया तब टोटल आप जोड़ दीजिएगा। तो भुलाया मतलब माइनस में न गया, लॉस में न गया, तो वही होता है माइनस में। तो माइनस माइनस जुटता है, यदि गुना रहता तो चिन्ह बदल जाता, प्लस हो जाता, लेकिन यह जुटता है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, इधर देखिए 6 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो p बराबर 120/6 कटेगा तो कितना, 20 छक 120, कितना आ गया 20। तब p बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री। क्या यह बात समझ में आया? यह VVI सवाल है, हो सकता है कि सर पूछ सकता है अंक बदल के नाम बदल के। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, आज का अगला सवाल 9 नंबर करा है कि 3 सेंटीमीटर वाला एक गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो गोला का त्रिज्या, बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और बेलन का भी त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है, h क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं यदि कद पिघलाकर या मिटार कर या उसको अलग आकार, मतलब आकार चेंज करने वाला बात दे दिया। मान लीजिए कि इसको से यह, ठीक है, तो इसका आकार चेंज न हो रहा है। देखिए तो आकार क्या हो रहा है, परिवर्तित। यदि आकार उसका परिवर्तित हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन को बराबर कर देते हैं। आयतन को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो आयतन हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए चलिए, इसीलिए क्या, तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? पाई से पाई खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4/3 सेम टू सेम आर के मान, गोला के आर के मान कितना है, 3, तो 3 गुने 3 कितना बार, 3 बार। कोई दिक्कत? चलिए आगे, आर स्क्वायर बेलन का आर के मान,
बेलन के आर के मान कहाँ है, यहाँ है, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 2 गुने एच का मान कुछ भी नहीं दिया तो एच का एच रखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 3 से 1 3 खत्म, 3 3 आई 9, 9 चौके 36, कितना 36। अब देखिए 2 दूनी 4h, इधर कितना बच गया 4h। देखिए इधर ही 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसलिए h बराबर कितना 36/4, कटेगा तो 9 चौके 36, h बराबर कितना गया 9 सेंटीमीटर। क्या यह समझ में आया। यह सवाल क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कत होता है, ढेर के दिक्कत होता है, सभी बच्चों के लगभग सभी बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन आप पिघलाकर कह दिया। चाहे आकार में अगर परिवर्तन हो गया तो आयतन बराबर कर दीजिएगा। क्या यह बात समझ में आया। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल माध्य है का माध्य ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य मतलब पता होगा सबको। तो कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, इसमें क्या नहीं दिया है, बारंबारता। तो बारंबारता हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि बारंबारता, कह रहा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसका बारंबारता दिया है। बारंबारता मतलब f का मान, किसका, f का। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे माध्य। क्या, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इतना ही से नहीं काम चलता है, इसमें मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। मध्य बिंदु मतलब कि 0 से 10 तक के बीच में कौन आता है, 0 से 10 के बीच में कौन आता है, देख लीजिए, इसको लिख के समझ लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है तो कोई बीच में आएगा। तो 5 गो इधर से छाट लेंगे, 5 गो इधर से छाट लेंगे, यहाँ से लेके 4 तक, और 5 गो इधर से छाट लेंगे। बीच में कौन आया, 5 आया। क्या है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। बीच में मध्य बिंदु, क्या, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु। अब मध्य बिंदु पर से क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि एफ गुने एक्स होता है, मतलब कि बारंबारता एफ और मध्य बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए देखिए अब इसके आगे क्या होता है। अब देखिए 0 से 10 के बीच में कौन होता है मध्य बिंदु, मतलब बीच वाला 5। अब 10 से बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, देखिए 30 से 40 के बीच में 35, यहाँ पे देखिए 40 से 50 के बीच में 45 और 45 से 60 के बीच में कितना, 55। क्या यह बात समझ में आया। इस प्रकार से हर सवाल, मतलब हर साल एक सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए सिग्मा एफ मतलब कि इसको एफ एक्स मतलब गुना करना है, एफ और एक्स के 5 आए 15। क्या आवाज समझ में आया, 15 दूनी 30, 25 चौके 100, 35 तिहाई 105। बात समझ में आया। 3 3 5 15 की 5 9 1 10 105। 45 सते, देखिए 7 5 35 की 5 7 चौके 28, 28 3 31, 315। अब 55 दूनी 110। समझ में आया इतना।
अब इतना समझ में आया तो समझ लीजिए कि पूरा बन गया। पूरा क्या हुआ? बन गया। अब क्या होता है ना कि आप सिग्मा के नाम सुने हैं? सिग्मा, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा, इसको जानते हैं? जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? सिग्मा कहा जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? तो सिग्मा मतलब सबके जोड़ देगा। अब मान लीजिए कि हम रख दिए कि 100 के नोट, 100 के नोट 10 गो, तब सब जोड़ाएगा कि 100 के नोट कै गो? 10 गो, तो टोटल कितना रुपया हुआ? तो सिग्मा करके जोड़ा जाता है। क्या यह बात समझ में आया? चलिए आगे देखिए। आगे सिग्मा, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर, यानी कि सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 7 कितना होता है? 12 7, 12 7 कितना होता है? कमेंट कीजिए। 12 7 19, ठीक है? 19 2 21। समझ में आया? चलिए इसमें अब क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर, यानी कि इसको जोड़ेंगे। जोड़िए, देखिए 5 5 10, 5 3 15 की 5। अब क्या है? तो 1 3 4 1 5, ठीक, सॉरी 1 3 4 4 0, तो 4 ही 0, तो 4 ही, कोई दिक्कत? 4 1 5, 5 1 6, ठीक है? 6 के बाद 1 1 2 2 3 5 1 6, 665। देख लीजिए एक बार इधर जोड़ के, जोड़ दें। यदि आपको लगता है कि ऐसे जोड़ नहीं आता है तो देख लीजिए। 15 30 105 315 110, 5 3 15 की 5, 3 1 4 4 1 5 1 कितना है? 665। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि ये सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 665, और सिग्मा एफ का मान कितना? 21। कितना आंसर आया? 665 बटे 21। क्या यह बात समझ में आया? चलिए, यदि लगता है कि इसको पॉइंट में काट के कर दे तो भागा मारते 21 से 665 में। 21 तिया 63, कितना? 63, बच गया 3, 6 से 6 खत्म, 21 से कम 21, बच गया 4, और 3 में से 2 गया तो 1। समझ में आया? नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। अच्छा, कई बार में तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में लग जाएगा, कोई दिक्कत? तो 21 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 126, तो 6 बार में 126, बच गया 4, इधर बच गया 1, इससे खत्म। फिर बैठाएंगे 0, तो क्या फिर 6 बार में, तो कितना आंसर आया? कटेगा तो 31.66। क्या यह बात समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन और चलेगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किसी से और भी करवाइए। क्या? थैंक यू।